रासायनिक अभिक्रिया 2A + B = C है। इस अभिक्रिया में B के विलुप्त होने की दर 8 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स है। तो A के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। मतलब इस प्रश्न में अपन को क्या दे रखा है, जो अभिक्रिया है वो क्या है, 2A + B = C है। इसमें अपन को A के विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है और B के विलुप्त होने की दर दी हुई है अपन को। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग। देखो अपनी इक्वेशन क्या है, 2A + B C। अभिक्रिया वेग कैसे लिखोगे, यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री आती है -1/2 dA/dt = -dB/dt + dC/dt। अब अपन को क्या दे रखा है, B के विलुप्त होने की दर, मतलब -del/B/del t कितनी दे रखी है, 8 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ये अपन को दे रखा है। अब उनको क्या चाहिए, इसके विलुप्त होने की दर। तो क्या लिखेंगे अपन, तो A के विलुप्त होने की दर क्या आएगी, -dA/dt। ये क्या होती है, A के विलुप्त होने की दर। अब देखो यहाँ पर 1/2 क्या है, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट वाला अनुपात है। तो अपन को जब भी विलुप्त होने की दर चाहिए तो मुझे केवल ये वैल्यू चाहिए, मुझे 1/2 के साथ में वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 - -del/B/del t, मुझे यही वैल्यू चाहिए। ये क्या होती है, A के विलुप्त होने की दर होती है। अब देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव dB/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 × 8 = 16 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ये मेरे क्या आ गई, A के विलुप्त होने की दर आ गई। मतलब देखो इस इक्वेशन से भी दिख रहा है कि B का 1 मोल जब खर्च होता है तो A के 2 मोल खर्च होते हैं, मतलब A से डबल है इसके कम होने की रेट। तो जो अपना आंसर आया उसमें भी ये आया कि B के विलुप्त होने की दर 8 थी और A के विलुप्त होने की दर कितनी है, 16 है, मतलब इससे डबल है। तो जब भी विलुप्त होने की दर कोई बोलेगा तब हमेशा स्टाइकियोमेट्री इसके सामने नहीं रहना चाहिए, वो इस साइड में लेके जाना है अपन को। अगर वो पूछ लेता है कि C के बनने की दर क्या है, अब देखो इस C में कोई भी स्टाइकियोमेट्री नहीं है, तो जितनी B के विलुप्त होने की दर है उतनी ही C के बनने की दर है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसके 2 मोल, इसके 1 मोल और इसका 1 मोल, मतलब इसके 2 मोल खर्च होंगे, इसका 1 और इसका 1 बनता है। तो यहाँ पर C के बनने की दर 8 आएगी और A के विलुप्त होने की दर डबल आएगी। तो ये अगर विलुप्त होना पूछा होगा तो अपन कभी भी स्टाइकियोमेट्री को आगे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, अब अपन रेट के भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे।
माना एक रासायनिक अभिक्रिया में माना एक रासायनिक अभिक्रिया 3A + 4B = 5C में B के विलुप्त होने की दर 20 मोल/लीटर मिनट इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया के लिए ताक्षणिक वेग तथा C के बनने की दर ज्ञात करो। मतलब इस अभिक्रिया में अपन को दो चीजें पूछिए, एक तो अपन को क्या निकालना है, ताक्षणिक वेग निकालना है, दूसरा C के फॉर्मेशन की रेट निकालनी है। मतलब दो चीजें लें। तो जब भी अपने पास मैंने बोला कि कोई भी क्वेश्चन आए अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, आंसर में ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला लिख देंगे। क्योंकि ताक्षणिक वेग = R इंस्टेंट = क्या होगा, अगर इस अभिक्रिया को देखें तो -1/3 del A/del T = -1/4 del B/del T = 1/5 प्लस del C/del T। ये आ गया अपना अभिक्रिया वेग। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, B के विलुप्त होने की दर दे रखी है। मतलब B के विलुप्त होने की दर क्या होती है, -del B/del T। कितनी दे रखी है, 20 मोल/लीटर पर मिनट है, 20 मोल/लीटर मिनट इनवर्स है। अब देखो तो अभिक्रिया वेग, अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है तो अपन को इन दोनों से अभी कोई मतलब नहीं है। तो अभिक्रिया वेग में डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, R इंस्टेंट बराबर ये, क्योंकि इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर, इसके तो चारों के तीनों के बराबर है, तो मैं किसी जिसकी वैल्यू दे रखी है उसके बराबर लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, -1/4 del B/del T। ये आ गया अभिक्रिया वेग। अब देखो -del B/del T की वैल्यू कितनी है, 20। तो अपन क्या लिख देंगे, 20/4। देखो ये -dB/dt की वैल्यू आ गई 20 और 1/4 का 1/4 रहा। तो अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख दो, 1/4 × 20। तो देखो 4 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 5। मतलब 5 मोल/लीटर मिनट इनवर्स क्या आ गया, अपना अभिक्रिया वेग आ गया। तो देखो हर अभिक्रिया में जरूरी नहीं है कि जो इनके बनने की दर या विलुप्त होने की दर है वही अभिक्रिया वेग हो। इस अभिक्रिया में स्टाइकियोमेट्री है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया वेग है वो कितना आया, 5 मोल/लीटर पर मिनट इनवर्स। तो अभिक्रिया वेग में देखो, अभिक्रिया वेग इसकी किसी की भी सहायता से निकाल सकते हो। ये पूरा का पूरा अभिक्रिया वेग है जिसमें स्टाइकियोमेट्री भी है साथ में, ये भी अभिक्रिया वेग है और ये भी अभिक्रिया वेग है। तो प्रश्न में जिसका फॉर्मेशन या जिसका डिसअपीयरेंस मतलब विलुप्त होने का या बनने का वेग दे रखा होगा उसकी सहायता से अपन अभिक्रिया वेग निकाल लेते। तो ये तो अपना पहला आंसर हुआ कि अभिक्रिया वेग क्या आया। अब दूसरा है अपना कि C के बनने की दर अपन को निकालनी है। देखो अब इस प्रश्न में अपन देखें C के बनने की दर, मतलब ये पूछिए dC/dt। तो अपन क्या लिखेंगे, C के बनने की दर, C के बनने की दर कौन सी होगी, प्लस del C/del T। ये होगी अपनी
इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर में कर देंगे। मैंने बोल रखा जब बनने की दर या विलुप्त होने की दर आएगी तो स्टाइक्योमेट्री हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये इसको और इसको बराबर कर दिया, ये 5 ऊपर ले गए क्योंकि अपन को जब भी बनने की दर होगी तब अपन स्टाइक्योमेट्री को नहीं रखेंगे, तो 5/4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस डेल बी बाई डेल टी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 5/4 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया, 25 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सी के बनने की दर जब भी बतानी होगी तो वहाँ से स्टाइक्योमेट्री अपन जिस साइड से अपन कैलकुलेशन करेंगे उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर 5/4 माइनस डेल बी बाई डेल टी, मतलब इन दोनों को जब बराबर करा तो ये वैल्यू आई, जिसमें से अपन को क्या चाहिए था, प्लस डी सी बाई डी टी की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी 20, तो 5/4 को जब सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 25 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। तो ये क्या आ गया, अपना सी के बनने की दर आ गई। और अपनी रेट क्या आई थी, 5 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स अपनी रेट आई थी। रेट में अपन को स्टाइक्योमेट्री लगा के रखनी है क्योंकि रेट इस पूरे के इक्वल है, और जो अपनी विलुप्त होने की दर है वो केवल यही होती है, उसमें स्टाइक्योमेट्री नहीं आती है। तो इस प्रकार से अपन ताशनी वेग की गणना करेंगे। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं ऐसा ही, ताकि अपन को और अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट एग्जाम्पल होगा इसका। क्वेश्चन 3, माना एक रासायनिक अभिक्रिया 4A + 5B = 2C है। इस अभिक्रिया में C के बनने की दर, इस अभिक्रिया में C के बनने की दर 12 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स है। तो अभिक्रिया वेग ज्ञात करो। तो अभिक्रिया वेग ज्ञात करो तथा A के विलुप्त होने की दर भी ज्ञात करो। मतलब इस प्रश्न में भी अपन को दो चीज़ दी है, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग और ए के विलुप्त होने की दर पूछी गई है अपन से। तो सबसे पहले वही आंसर लिखते ही अपन क्या लिखेंगे, आर इंस्टेंट मतलब ताक्षणिक वेग क्या हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए, -1/4 डेल ए बाई डेल टी इक्वल्स टू -1/5 डेल बी बाई डेल टी इक्वल्स टू +1/2 डेल सी बाई डेल टी। यहाँ पर क्या दे रखी है अपन को, सी के बनने की दर दे रखी है। यहाँ डेल सी बाई डेल टी दे रखी है अपन को कितनी, +12 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ये क्या दे रखी है अपन को, डेल सी बाई डेल टी दे रखी है। चूंकि अपन लिखेंगे, चूंकि आर इंस्टेंट अभिक्रिया वेग क्या होगा
देखो फिर से अपन को इस बार ये वाली टर्म दे रखी है तो अपन ये वाली लिखेंगे प्लस हाफ dc/dt। अब इसमें प्लस dc/dt की अपन क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कितनी है, 12 है, तो 12 मोल पर लीटर। सॉरी अभी 12 ही रख दो, तो 12 रखते ही इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ये क्या आ गई अपनी अभिक्रिया वेग आ गया। मतलब इसमें अपन को जो वैल्यू दे रखी होती है उस वाली टर्म को अभिक्रिया वेग के इक्वल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 टर्म है, अपन को प्रश्न में ये वाली टर्म दे रखी थी, तो इसको अभिक्रिया वेग को निकालने के लिए अपन अभिक्रिया वेग को थर्ड टर्म के इक्वल कर देते हैं। क्योंकि सभी इक्वल में है तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो 1/2 dc/dt अपन ने कर दिया, तो अपने पास में अभिक्रिया वेग कितना आ गया, 6 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। तो ये तो गणना हो गई अपनी अभिक्रिया वेग की। अब अपन गणना करेंगे ए के विलुप्त होने की दर की। देखो यहां लिखेंगे अपन ए के विलुप्त होने की दर। देखो ए के विलुप्त होने की दर क्या आएगी, -del/A/del t। फिर से यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1/4, तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे तुलना कर लेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये तीनों सभी चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल जा रही है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, -del/A/del t = 4/2 del c/del t। जो इसके आगे का 4 था वो इधर भेज देते हैं। जब भी बनने की दर, विलुप्त होने की दर ज्ञात करते हैं तो स्टाइकियोमेट्री नहीं रखते हैं। तो यहाँ से अब वैल्यू पुट कर दो, 4/2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा अपना, 24 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब ए के विलुप्त होने की दर कितनी रहेगी, 20 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह से अपन ताक्षणिक वेग की गणना करते हैं। ये अपना ताक्षणिक वेग का टॉपिक खत्म होता है। अब अपन 2 मिनट में प्रारंभिक वेग का अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि वो इतना सा ही होता है, उसमें ज़्यादा मैटर नहीं होता है। अपना टॉपिक है प्रारंभिक वेग। इसको बोलते हैं इनिशियल रेट, प्रारंभिक वेग। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में सांद्रता परिवर्तन के अध्ययन करने पर जो वेग प्राप्त होता है वो होता है प्रारंभिक वेग। मतलब अभिक्रिया के प्रारंभ में जो वेग होता है अभिक्रिया का, उसको ही बोलते हैं प्रारंभिक वेग। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के शुरुआत में किसी रासायनिक अभिक्रिया के शुरुआत में प्राप्त अभिक्रिया वेग प्रारंभिक अभिक्रिया वेग कहलाता है। मतलब तुम्हारी छुट्टी होते ही जो तुम जिस स्पीड से अपन भागते हैं घर पे, तो वो जो स्टार्ट होता है स्पीड का, वो क्या होता है, अपना प्रारंभिक वेग होता है। फिर वो जाके औसत में, ताक्षणिक में परिवर्तन हो जाता है। मतलब किसी भी कार्य को शुरू करते ही जो स्पीड रहती है फर्स्ट,
कुछ क्षणों के लिए वो क्या होती है, अपनी प्रारंभिक गति रहती है। तो अभिक्रिया की शुरुआत में जो अभिक्रिया वेग होता है, मतलब टाइम इक्वल टू t0 पे अभी अपन ने अभिकारक और अभिकारकों को हाथ में रख रखा है, जैसे ही इन दोनों को मिलाएंगे तो अभिक्रिया होने लगेगी। तो उसी टाइम में कुछ पलों में जो अभिक्रिया वेग होता है शुरू का, वो होता है प्रारंभिक वेग। अब देखो, अगर अपन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व की बात करें, मतलब सांद्रता वर्सेस समय कर्व की बात करें, तो प्रारंभ में देखते हो कितना स्लोप कितना शार्प रहता है, मतलब बहुत तीक्ष्ण स्लोप रहता है, मतलब प्रारंभ में अभिक्रिया वेग बहुत फास्ट होता है। तो अपन कह सकते हैं प्रारंभ में अभिक्रिया वेग कैसा रहता है, प्रारंभ में बहुत तीव्र होता है। मतलब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो यहाँ देख सकते हो कि सांद्रता में परिवर्तन बहुत ज़्यादा आता है। जितना ज़्यादा सांद्रता में परिवर्तन आता है, उतना ही अभिक्रिया वेग क्या होता है, बहुत हाई रहता है। तो शुरू में अभिक्रिया वेग बहुत हाई रहता है, और टाइम के साथ देख पा रहे हो कि अभिक्रिया वेग क्या होने लग जाता है, धीरे होने लग जाता है। तो अपने पास में प्रारंभिक वेग का जो मान होता है वो सबसे हाईएस्ट आता है, क्योंकि प्रारंभ में जो सांद्रता परिवर्तन होता है बहुत ही तीव्र होता है। तो ये अपने अभिक्रिया वेग के प्रकार खत्म होते हैं। अब अगली क्लास में अपन अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।